हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। ऐसा वैसा जैसा भी चलता रहे, आपका पैसा बनता रहना चाहिए, कम से कम हम चाहते तो यही है। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है और वेल्थ क्रिएशन की गाड़ी अटकी हुई है। पोर्टफोलियो से चमक गायब है। म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट, सब जगह लॉस का मुंह देखना पड़ रहा है। जिस इक्विटी को सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर कहा जाता था, आज उस पर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड हो, डायरेक्ट मार्केट हो, इन्वेस्टर्स को रिटर्न कम और टेंशन ज्यादा मिल रहा है। पुराने इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि क्या करें, सिप रोक दें। नए इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि भाई सिप शुरू करें क्या? मार्केट अब क्या पहले जैसा रिटर्न देगा? क्या रियल एस्टेट वही है जो पापा कहते थे, वही सबसे अच्छा तरीका है? गोल्ड, इसने तो तगड़ा रिटर्न दिया भाई इस साल की शुरुआत में। पोर्टफोलियो रेड में है, कॉन्फिडेंस वीक है और कंफ्यूजन अपने पीक पर। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या 2026 में इन्वेस्टिंग शुरू करने वाला इंसान अब भी करोड़पति बन सकता है, या उसे अपने सपनों को केवल लखपति तक ही सीमित करना होगा? क्या स्ट्रैटेजी हो आपकी? आज बाजार में क्या चल रहा है? इन्वेस्टर्स का डर कैसे भागेगा? एफआईआईज की वापसी होगी कि नहीं? आज अगर आप 10 से 15 साल का एक विजन लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहां करें? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में है मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। विरल, थैंक यू सो मच। तो हम आपसे ऐसे समय में बात कर रहे हैं, टेंशन बहुत सारी हो रही है, ठीक है? आई एम श्योर आपके पास इन्वेस्टर्स भी आके कहते होंगे 1.5 साल से कुछ भी एक्शन नहीं नजर आ रहा है पोर्टफोलियो में। आप ही लोग कहते थे सिप करते रहो, लेकिन कब तक करते रहो? मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। क्या चैलेंजेस हैं? और सेंटिमेंट तो बहुत बिगड़ा हुआ है। विरल, शुक्रिया प्रियंका शो में बुलाने के लिए। हार्ड क्वेश्चंस, बहुत ही टफ क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं। पर देखिए प्रियंका, वेल्थ क्रिएशन है ना, यहाँ पे रुकी नहीं है। ये मैं सिर्फ पहले कहना चाहता हूँ दर्शकों को कि देखिए वेल्थ क्रिएशन नहीं रुकी है, मार्केट एक कॉन्सोलिडेटेड फेज में चल रहा है। अभी जो लोग यानी जो इन्वेस्टर्स 10 साल 15 साल या तो मैं कहूँ कि 5 साल, अभी देखिए 5 साल वाले इन्वेस्टर्स डेफिनेटली डरते होंगे, जो स्पेशली आफ्टर कोविड आए हुए हैं। उनको लगता होगा कि भाई ये तो क्या हो गया, इतना मार्केट नीचे चला गया, नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, मैंने जो किया वो ठीक किया कि नहीं। क्वेश्चंस उनको डेफिनेटली आते होंगे। पर जिन्होंने 10 साल स्पेंड किए हैं, 15 साल स्पेंड किए हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे मुझे लगता है एक बात तो सही है कि डरना नहीं चाहिए। हम इसीलिए बार बार हमेशा ये कहते हैं कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को देखिए, आपके ओवरऑल प्लानिंग को पहले रिविजिट करिए। सिर्फ इन्वेस्टमेंट को करके उसके सामने उसके रिटर्न्स को देखना, ये अप्रोच थोड़ा सा गलत हो जाता है। अभी देखिए ये मार्केट अगर गिरा तो है तो क्यों गिरा है, पहले तो वो समझना चाहिए। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं, वॉर की बातें हुई है और इंटरेस्ट रेट्स के कंसर्न्स हैं, टैरिफ की बातें हुई है। तो ऐसा फेज़ अगर हम कहें, सुनने में तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई है, पर ऐसा हम कहें तो ये पहली बार नहीं हुआ है। आप अगर देखें पिछले 20, 25, 30, 40, 50 सालों में ऐसे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहां पे मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आई है, मार्केट अच्छा खासा डाउन हुआ है, और ये चीज़ होने के बाद मार्केट ने वापस से करेक्ट किया है, मार्केट्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसलिए निवेशक आए भी है। देखिए एफआईआईज का आना जाना हमेशा लगा रहता है, बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो डीआईआई हम कहते हैं, वो उनको लगता है कि नहीं, ये मार्केट अभी गिरा हुआ है फॉर अ टेम्पररी फेज, परमानेंट फेज ऐसा नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये 1.5 साल की जो गिरावट है उससे डरना नहीं चाहिए। ऐसा फेज पहले भी बहुत बार आया है, रिकवरी आएगी, कब आएगी वो नहीं पता है, फॉर श्योर कब आएगी वो पता नहीं है, पर रिकवरी जरूर आएगी। कब आएगी, यही तो बड़ा सवाल है, और ये ऑब्वियसली इसका जवाब किसी के पास नहीं है विरल। लेकिन टेंशन तो होगी ना। आप कह रहे हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं जो देख रही हूं, जिसने प्रॉब्ली सबसे ये बैड टाइम पिक किया इन्वेस्टमेंट शुरू करने का, सितंबर 2024 के आसपास हमने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, क्योंकि आपके जैसे एक्सपर्ट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म में कहते हैं कि जब मार्केट गिरता है तो सेल लगी तो आपको यहाँ पर सिप शुरू कर देना चाहिए। मैंने उसी समय शुरू किया, लेकिन मुझे तो पोर्टफोलियो में कहीं भी एक अच्छी सी खबर नजर नहीं आ रही है। एब्सोल्युटली लास्ट 1.5 साल में तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट किया है प्रियंका, उसमें कोई दौराय नहीं है कि नहीं किया हुआ है। पर देखिए ये टेम्पररी फेज है। इक्विटी की जब बात करते हैं हम, इक्विटी एसेट क्लास की बात करते हैं, तो 1.5 साल बहुत ही कम समय होता है कि जज करना एज अ इन्वेस्टर। अगर मैंने शुरू किया हुआ है, अभी मैं वही चीज़ को अगर मैं 3 साल के फ्रेम
मैं देखूंगा रिटर्न्स को, मैं 5 साल के फ्रेम में देखूंगा, तो काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स रहेंगे, डबल डिजिट रिटर्न्स रहेंगे। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में डिसअपॉइंट करता है इक्विटी। और अगर आप देखें तो आपने 1.5 साल की बात की, अभी 1.5 साल में अगर आप अप्रैल महीना देख ले तो जो कंसर्न्स थी, जो न्यूज़ बन रही थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक स्टॉपेज आया, उसमें एक पॉजिटिविटी आई कि नहीं, बदलाव हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। तो मार्केट ने सामने अच्छा खासा रिएक्शन भी दिया। जो 25% के आसपास का मार्केट नेगेटिव था, वो आके अभी 8% से लेकर 12% के आसपास पहुंच गया है। तो देखिए, मार्केट का ये स्वभाव है कि मार्केट इस तरह से ही चलता है। इन्वेस्टरों को क्या करना है, मेन तो पेशेंस रखना है। अभी वो पेशेंस कितना रखना है वो हमेशा सवाल होता है। अभी 1.5 साल तो बहुत ही कम समय हो गया इक्विटी जैसे एसेट क्लास को कम टाइम देना। मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर अगर मार्केट की साइकिल को देखे, यानी मैं जितना ऑब्जर्व करता हूं, जितना मैंने देखा है प्रियंका, कि 3 साल एक पीरियड होता है कि पहले जज करने का, शायद से उसमें एक डाउन साइकिल भी आ सकता है और एक अप साइकिल भी आ सकता है। और अगर मैं इंडियन मार्केट्स की बात करूं प्रियंका, तो बेयर फेज यानी डाउनसाइड फेज लंबे समय तक चलता हो ना, ये कभी भी नहीं हुआ है। तो इंडिया इकोनॉमी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे अभी भी इंटैक्ट है, उसके ऊपर अभी भी भरोसा रखना चाहिए। और 1.5 साल में उसके ऊपर मुझे लगता है कि ऐसे नैरेटिव्स नहीं बनाना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया है और इक्विटी एसेट क्लास रिटर्न्स नहीं देगा। ओके, सो मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे ही रिकवरी भी आएगी, रिटर्न भी आएगा, वीरल हमें ये भरोसा दे रहे हैं। लेकिन इक्विटी को लेकर के जो है कि लॉन्ग टर्म में ये तगड़ा रिटर्न देने वाला जो नैरेटिव है वो तो कमजोर पड़ रहा है वीरल। एब्सोल्युटली कमजोर पड़ रहा है। देखिए, इक्विटी का रिटर्न्स देना वो एक फेजिस में भी आता है। जब हम देखते हैं, देखिए अभी अब म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे एएमसीज है, वो अपने अलग अलग तरीके से फंड्स को मैनेज करते हैं। कोई ग्रोथ में बिलीव करता है, कोई अलग अलग कॉन्ट्रा बैट लेता है, राइट। तो हर बार अगर हम देखेंगे ना, तो हर एक फंड हाउस का भी अलग अलग फेजिस में अलग अलग तरीके से रिटर्न्स देने की कोशिश करते हैं। अभी इक्विटी में और स्पेशली जब म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उनका सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, इक्विटी में डाला है तो डबल डिजिट रिटर्न्स अगर आ सके तो बहुत ही बढ़िया है। डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करना, यानी मार्केट जब गिरता हो, डेफिनेटली जब मार्केट अपसाइड हो तो इंडेक्स के सामने रिटर्न्स अच्छा देना, ओवरऑल मार्केट के सामने अच्छा रिटर्न्स देना, एक्टिव फंड्स की बात कर रहा हूँ। और अगर जब मार्केट नीचे जाता है तो जितना कम हो सके उतना फॉल को मैं ट्राई करूँ, डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करूँ। यही बात अगर देखता हूं कि ये 1.5 साल में सितंबर 24 से लेकर अब तक की बात करूं तो नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं। बट कुछ फेजेस में देखें तो कुछ सेक्टर्स का रिटर्न्स देना बना है। बैंकिंग और फाइनेंस की बात करें तो 20 से 24 में बैंकिंग और फाइनेंस ने इतने रिटर्न्स नहीं दिए थे, पर उनका रिटर्न्स आना कब हुआ, तो जब मार्केट में फॉल आना शुरू हुआ। तो इक्विटी का ये नेचर है कि कुछ सेक्टर्स चलते हैं, कुछ सेक्टर्स नहीं चलते हैं, कुछ सेक्टर का समय आता है, कुछ सेक्टर बहुत ही बुरी तरह से पिटते हैं। जैसे हम आईटी की बात करें तो एक टाइम पर ऐसा हम कहते थे कि आईटी सेक्टर सबसे बहुत ही बढ़िया सेक्टर है और जितना अच्छा रिटर्न्स बन सकता है वो आईटी में है, पर आईटी काफ़ी पेनफुल चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर अभी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है, और विथ कनेक्टेड टू इक्विटी मैं पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लेकर चलना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे फोकस करना है। डाउन साइड पे ज़्यादा आप अगर फोकस करेंगे तो आप रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप अगर मार्केट से डर गए, आपने भले एसआईपी से इन्वेस्टमेंट किया है या लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप वहाँ पे अटक गए और आपने पैसा निकाल दिया तो आपको डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली दिख सकती है और फिर कभी आप शायद से इक्विटी क्लास में पैसा निकाल कहाँ रहे हैं वीरल? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो पैसा लगाए जा रहे हैं। सिप के इन्फ्लोज देखिए, एक भी महीने में नहीं गिरा, क्या तगड़ा एक साल हम देख रहे हैं, मतलब 25,000 करोड़ प्लस, ठीक है, सिप के इन्फ्लोज आए। इनफैक्ट मार्च में तो बहुत ही तगड़ा 32,000 करोड़ था। सो डीआईआईस तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई ये रिकवरी और रिटर्न जैसे नहीं आ रहे हैं, वैसे एफआईआईस भी नहीं आ रहे हैं। एफआईआईस कब आएंगे मेरे करुण अर्जुन? एफआईआईस नहीं आने वाले हैं, और अगर वो आ गए तो क्या सारे दुख चिंता दूर? देखिए वैसे अगर अभी भी इंडियन मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले ना प्रियंका, कि ये बात तो हमेशा लगी हुई रहेगी कि एफआईआईस जब आते हैं तो सब अच्छा हो जाता है, अच्छे दिन आ जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। पर मार्केट में डायनामिक्स चेंज हुए हैं पिछले कुछ सालों से। अगर देखें तो जिस तरह से मार्केट
और इकोनॉमी इवॉल्व हुई है वहाँ पे DII को एक कॉन्फिडेंस आया है कि इंडिया मार्केट भी मैच्योर होने के कगार पे है। यानी ये मार्केट एक ऐसा है कि वो लॉन्गर टाइम होराइजन में डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, जिस तरह से डोमेस्टिक कंपनियां लगातार बढ़ रही है, नई नई कंपनीज आ रहे हैं, स्टार्टअप इनोवेशन कर रहा है, तो और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कोई भी इकोनॉमी के लिए और कोई भी मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी। आप देखो कोई भी बाहर की दूसरी कंट्रीज देखो तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लम्स आते हैं। इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है। जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं, तो डोमेस्टिक फैक्टर्स तो अच्छे हैं लेकिन ये FIIs भी तो जरूरी हैं। या हमें उनके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। देखिए उनके वहां पे आग लगी है, अगर वहां पे आग लगी है तो वहां पे वो पैसा डालेंगे, उनके मार्केट को वो पहले संभालने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो पैसा लेकर जाते हैं। कमाई भी नहीं हो रही है भारतीय बाजारों में। देखिए उनके लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो कमाई नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से प्रियंका वो कमाई करके निकल जाते हैं, वो कमाई करके निकल जाते हैं जब उनको लगता है कि मौका आया है, वापस आते हैं और कमाई करके निकल जाता है। तो अभी का जो मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि 25% से अगर मार्केट ने अभी नेगेटिव 15% हो गया है, ये जो 10-12% है ना उसमें FII कमाई करके निकल गए हैं। पर एक पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि FII का आना और FII का साथ में आना, FPI का आना, फॉरेन पार्टिसिपेशन जो करते हैं, FPI का पैसा जो है ना वो लंबे समय तक टिकता है रादर देन FII का पैसा। यानी FII प्रीडोमिनेंटली मार्केट को देखकर वो ज्यादा आते हैं, पर FPI जो आता है वो इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, IT के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और वो पैसा ज्यादा टिकता है। तो अगर FPI आया और साथ में FII आया, ये दोनों कॉम्बिनेशन मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। और सामने दूसरा एक पैरेलल पॉजिटिव तो ये है कि डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, चाहे वो SIP। डोमेस्टिक का तो कॉन्फिडेंस है लेकिन FPI और FIIs तो अभी दूर लग रहे हैं। अभी दूर लग रहे हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और अगर वो आते हैं तो वो आने के बाद सामने इन्वेस्टरों को भी रुकना पड़ेगा। वो आके देखो प्रॉब्लम क्या होता है प्रियंका, कि वो हर एक इन्वेस्टर मल्टी बैगर चाहता है। मल्टी बैगर को छोड़ दे अगर दिमाग से और कंपाउंडिंग के ऊपर फोकस करे ना, तो मार्केट से काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब मैं फोकस करना चाहती हूँ सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर आप और मैं अगले 10 to 15 ईयर्स के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो क्या करें। इक्विटी रुला रहा है, ठीक है, इक्विटी के बाद रियल एस्टेट, एवरग्रीन इंडियंस का जो है बहुत बड़ा फर्स्ट लव, और गोल्ड। तो इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड, फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट जिसमें हमारे बैंक के FD, RD, स्मॉल सेविंग स्कीम, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब हैं। कहाँ लगाऊं मैं पैसा? 10 से 15 साल, मैं एकदम लॉन्ग टर्म के लिए आ रही हूँ। देखिए ये आने वाले 10 से 15 साल है ना, पिछले 10 साल 15 साल जैसे नहीं होंगे। पिछले 10-15 साल में इक्विटी ने रिटर्न्स दिए, डबल डिजिट रिटर्न्स दिए, काफी अच्छा बुल रन आया। डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट वाली आई, लोगों को भी कॉन्फिडेंट आया। अभी के जो 10-15 साल रहेंगे ना, वो कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास के नहीं होंगे, पर मुझे लगता है वो पर्टिकुलर डाइवर्सिफिकेशन वाला होगा। यानी आपके पोर्टफोलियो में सारे एसेट क्लास होने चाहिए। आप एक पर्टिकुलर एसेट क्लास को बैट करके अगर आप ऐसा मानेंगे कि मैं जीत जाऊंगा, तो ऐसा शायद से नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि हाँ, आपको एसेट क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना है, जिसमें आपको इक्विटी वाला पार्ट है वो अभी भी ऊपर रखना है। सबसे पहले इक्विटी वाला पार्ट, यानी एलोकेशन वाइज इक्विटी वाला रखना है। उसमें कोई मैं ना नहीं बोल रहा हूं, यानी शेयर मार्केट से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। हाँ, इक्विटी, या तो शेयर्स हो या इक्विटी के म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो। और एक प्रोडक्ट भी आ चुका है SIF करके, जो थोड़ा सा इनोवेटिव प्रोडक्ट है, थोड़ा इवॉल्व और होगा, संभलेगा, मार्केट में लोगों को समझ में आएगा। बट इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स रखना बहुत जरूरी है। साथ साथ में डेट को भी इग्नोर नहीं करना है। अभी जब मैं डेट की बात करता हूं प्रियंका, तो डेट में डेफिनेटली फिक्स्ड डिपॉजिट्स आ गया, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ NCDs, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आ गए, राइट। उसमें डेफिनेटली हम डिबेट कर सकते हैं कि कितना सेफ है, कितना नहीं है, कितना मजबूत है, रिटर्न्स मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा भी बहुत बार इन्वेस्टर्स कहते हैं प्रियंका कि मुझे तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया, कंपनी तो भागकर चली गई। पर आप 2014 से बोलेंगे, स्पेशली ये गवर्नमेंट के बारे में, उन्होंने ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए कि कोई ऐसे ही उठ के पैसा लेकर नहीं जा सकता है, राइट। कहीं ना कहीं अगर आपने पैसा डाला है तो गवर्नमेंट का वो दायित्व है कि उसको वो पैसा वापस मिले और वो रिटर्न्स जो कमिट किया है वो उसको मिले। तो ऐसे कुछ एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो फिक्स्ड इनकम स्पेस में है, वो भी इन्वेस्टरों को सोचने चाहिए।
कहने की बात यह है, आप 50-60% अगर आपको करना है तो आप इक्विटी करिए, साथ में 20-30% आप फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स करिए, और आप 10-20% आप रियल एस्टेट में करिए, आप गोल्ड में करिए, क्योंकि ये सब एसेट क्लास को भी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार इक्विटी चलता है, कई बार डेट अच्छा सा रिटर्न देता है, कई बार गोल्ड एंड सिल्वर देता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, एक पर्टिकुलर एसेट क्लास के ऊपर फोकस मत करिए, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करिए। ओके, अब अगर मैं एक नई इन्वेस्टर हूं, अभी मैंने नौकरी शुरू की है, ज्यादा पैसे नहीं है, मैं 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने सिखाया है वीरहर कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमाउंट डज नॉट मैटर। मेरे पास सिर्फ 5,000 है और मैं ऐसे समय में नौकरी शुरू करूं जब इतने सारी अनसर्टनिटीज हैं, पर मेरे पास एक नौकरी है और मैं 5,000 की सिप करना चाहती हूँ। सिप करूं या मैं उसको अभी सिप नहीं करूं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं डालूं क्योंकि अभी बहुत अनसर्टनिटी है, मैं बैंक की एफडी कर दूं, कॉर्पोरेट एफडी कर दूं, स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी कर दूं, राइट। हाँ, क्या करूं? 5,000 रुपए एफडी में कर दो। आप एफडी में सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। देखिए, एफडी में मैं ज्यादा मुस्कुरा रहा हूं, पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि एक इमरजेंसी फंड है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट को इग्नोर नहीं करना है, पर इमरजेंसी फंड, क्योंकि अनसर्टेनिटीज कभी भी आ सकती है अपने लाइफ में, तो एक इमरजेंसी फंड को थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दीजिए। फिर हाँ, मैंने इमरजेंसी फंड कर दिया और फिर मेरे पास 5,000 है, तो मैं 5,000 में पहले ये कहूंगा कि आपको 3,000 रुपए जो है ना, वो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही करना है। 3,000 डेफिनेटली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करना है, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम तक वो आपको कंपाउंडिंग करके अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। पर ये 2,000 वाला जो मामला है ना, वो आपको फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में करना है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि हमने शुरू में भी बात की कि मार्केट को कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 1-2 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न आ जाएंगे तो आपको 5,000 रुपया पूरा इक्विटी में डाल देना है। आपको 3,000 रुपया इक्विटी में देना है, क्योंकि रिटर्न्स, अच्छा खासा रिटर्न्स वो इक्विटी ही दे सकता है। बट साथ में 2,000 रुपया आप ऐसा करिए कि आप फिक्स्ड इनकम में रहिए, चाहे आप डेट फंड्स करिए, चाहे आप बैंक एफडीज करिए, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडीज भी क्यों ना हो, क्योंकि नॉर्मल बैंक एफडी से स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी के रिटर्न ज्यादा आते हैं और उसमें इंश्योरेंस वाला एस्पेक्ट भी आता है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन करिए, और फिर जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जैसे जैसे आपका कैश फ्लो में परमिट करता है कि मैं 5,000 से 7,000 कर सकता हूं, 7,000 से 10,000 कर सकता हूं, पर मूल मंत्र क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। आपको एक ही जगह पे आपको दिख रहा है कि विरल, मुझे यहां पे रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं तो मैं सारा पैसा वहां पे डालना चाहता हूं, नहीं। विरल बोले या कोई और भी बोले, आपको डाइवर्सिफिकेशन का फंडा पक्का रखना है कि मैं, अगर मेरे पास 2,000 भी बढ़ते हैं तो 2,000 में 1,000 रुपया मैं इक्विटी में डालूंगा और 1,000 में डेट में डालूंगा। ओके, अब डेट की हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि बैंक एफडी काफी हमारे देश में सबसे प्रिय इन्वेस्टमेंट रहा, फिर रिटर्न को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म झेला, और अब लग रहा है कि बैंक एफडी में रिटर्न्स बढ़ने वाला समय भी आ रहा है। ऐसे में बैंक एफडी का ऑप्शन है, फिक्स्ड इनकम में बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन है, और हम कैसे भूल सकते हैं सरकार जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स चलाती हैं। तो अगर ये तीनों हैं मेरे फिक्स्ड इनकम के थॉट प्रोसेस में कि इन तीनों में से किसे चुनूं? देखिए, फिक्स्ड इनकम बहुत ही पॉपुलर और क्यों लोग पसंद करते हैं, क्योंकि रिटर्न्स आर प्रेडिक्टेबल। मुझे पता है कि मैं अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता हूं जहां पे मुझे 6%, 7%, 10% मुझे मिलने वाला है। अभी डेफिनेटली बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स लोग कर ही सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स लोग करते आ रहे हैं। अगर एसआईपी के फॉर्म में करना है तो रिटर्न्स वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं इन द सेंस कंपेयर टू आप अगर ऐसे वॉलेटाइल एसेट क्लास के सामने रखे, जैसे इक्विटी हो गया, और अगर शॉर्ट टर्म में आप कंपेयर कर रहे हैं तो इक्विटी में शायद से नेगेटिव रिटर्न दिखेंगे, पर वहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न आता हुआ दिखता रहेगा। डेफिनेटली एक कंसर्न हमेशा ये भी रही है कि इन्फ्लेशन को बीट करने वाला होना चाहिए। अभी इन्फ्लेशन को बीट कौन करेगा? नॉर्मल बैंक डिपॉजिट्स आज के दिन में, फिक्स डिपॉजिट्स अगर आप करने जाओगे बैंक में, तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको कितना रिटर्न दे रहा है? 6% के आसपास, 7% के आसपास, पर आपका इन्फ्लेशन भी 6 या 7% है, और शायद से आगे जाके तो अभी और बढ़ने वाला है, राइट? तो आपको उसका ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटिव में क्या है? डेफिनेटली पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन है, पर पैसा 15 साल तक लॉक हो जाता है, राइट? उसमें टैक्स फ्री रिटर्न्स आता है, तो ओवरऑल देखने जाए तो वो इन्फ्लेशन को बीट करता है, तो एक एलोकेशन वहां पे होना चाहिए। फिर आप बैंक फिक्स डिपॉजिट देख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी फिक्स डिपॉजिट देख सकते हैं, जहां पे नॉर्मल बैंक एफडी से 1-1.5% ज्यादा आता है।
ठीक है। और साथ में अगर आपको लेयर बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाने हैं फिक्स्ड इनकम के, तो मैं डेट फंड कहता हूं, डेट फंड के बाद बैंक डिपॉजिट्स कहता हूं, बैंक डिपॉजिट्स के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिट्स कहता हूं, और बाद में नीचे और एक है कि जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। आपका ओवरऑल अगर 20-30% अगर मान के चलो आपको डेट में डालना है, तो हर एक में आप 5 to 10% का एलोकेशन देकर एक फिक्स्ड इनकम का प्रोडक्ट का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ओके फाइन। अब मुझे ये बताइए कि यानी ये मिक्स ऑफ ऑल होना चाहिए, सिर्फ एक एसेट और एक इन्वेस्टमेंट पर आपको नहीं जो निर्भर होना है, उस पर ओवर रिलाय नहीं करना है। वीरल, ये बताइए कि जो हम कहते थे भाई करोड़पति बनना है, वो सपना जो है वो उसमें बड़ा डेंट लग गया, लग रहा है वहां पे एक स्पीड ब्रेकर आ गया। ये झटका जो है मुझे क्या करोड़पति नहीं बनाएगा? अगर मैं लॉन्ग टर्म में करोड़पति बनना चाहती हूँ तो मुझे अपना थोड़ा सभी कह रहे हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट के दुनिया के लोग हैं, कि थोड़ा सा अपने रिटर्न को थोड़ा काम टेम्पर डाउन कीजिए। जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे प्रियंका कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए आने वाले 10-15 सालों में, राइट? तो मैं ये कहूंगा कि रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो यानी मैं करोड़पति नहीं बनूंगी? नहीं, करोड़पति बनोगे। नहीं, करोड़पति बनोगे। कैसे बनोगे वो डेफिनेटली मैं कहूंगा, पर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हम क्या कर रहे थे, और हमने शो में बहुत बार बोला है, मैंने कहा है और भी बाकी एक्सपर्ट्स जो आते हैं बात करते हैं उन्होंने कहा है कि आप 12% की एक्सपेक्टेशन से चलिए। देखिए, 12% की एक्सपेक्टेशन कोई बुरी नहीं है। अगर आप 10 साल सोचते हैं, 15 साल सोचते हैं, 20 साल सोचते हैं, तो पिछले 15, 20, 10 साल में डेफिनेटली 12% रिटर्न्स आए हैं। पर आने वाले समय में जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, या इकोनॉमी रिएक्ट करेगी, या ग्रोथ रिएक्ट करेगी, राइट, वहां पे मुझे लगता है 10% को शामिल करना बहुत ही जरूरी है। एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम करिए, ठीक है। देखिए कैसा है, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय, अगर है ना एक्सपेक्टेशन को कम रखेंगे और हमको ज्यादा मिला ना तो हम बहुत ही खुश रहेंगे, राइट। तो मुझे लगता है कि 10% की एक्सपेक्टेशन के साथ चलना चाहिए। और साथ में हमारी एक गलती क्या होती है प्रियंका, हम है ना महंगाई को नहीं सोचते हैं। हमको हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के सामने महंगाई को भी रखना है। तो 10 से 12% सोचिए और साथ में महंगाई को भी जोड़िए, और फिर सोचिए कि मैं किस तरह से करोड़पति बन सकता हूं। क्योंकि हमको जब पता चलेगा कि 10 साल में मुझे अगर करोड़पति बनना है तो मैं वैसे विदाउट इन्फ्लेशन करूंगा ना, तो मैं 10 साल में कर दूंगा। पर वही 10 साल अगर मैं इन्फ्लेशन को 6% के साथ जोड़ता हूं तो मुझे कम से कम वो 1 करोड़ को 1 करोड़ 80 लाख मुझे करने पड़ेंगे। जब मैं 1 करोड़ 80 लाख जुटा पाऊंगा ना, तो मैं करोड़पति बना, वैसा मैं कहलाऊंगा। मतलब रियल करोड़पति, रियल करोड़पति, फेक बन जाएंगे नहीं तो, अगर आपने इन्फ्लेशन को अपने जहन में नहीं रखा। तो 2026 में अगर मैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करती हूँ तो मुझे कितने साल लगेंगे रियल 1 करोड़ पति बनने में? रियल 1 करोड़, हाँ, फेक नहीं। मतलब आप इन्फ्लेशन भी लीजिए और रिटर्न को भी सही मायने में जो रिटर्न हमें मिल सकता है। देखिए 10%, जैसे मैंने बात कही, 10% आपको 10 साल में अगर करोड़पति, रियल करोड़पति बनना है विथ इन्फ्लेशन, हम रियल यानी बोल रहे हैं, यानी विथ इन्फ्लेशन ध्यान में रखना है, 6% का इन्फ्लेशन लेकर चलता हूं, 86,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी 10 साल में। वही चीज अगर मुझे 15, यानी, और ये मैं 1 करोड़ 79 लाख, मतलब रियल 1 करोड़, रियल 1 करोड़, यानी 1 करोड़ की वैल्यू 10 साल के बाद जो है वो 1.79 करोड़ होगी। तो आपको 1.79 करोड़ बनाने के लिए 86,000 की सिप करनी, 86,000 की सिप करनी पड़ेगी। वही चीज 15 साल के लिए 58,000 की करनी पड़ेगी। वही चीज 20 साल के लिए 42,000 करनी पड़ेगी। और अगर मुझे 25 साल में, यानी मैं 25 साल का हूं, मेरी जॉब स्टार्ट हुई है, डेफिनेटली 25 साल में 31,000 मुझे इन्फ्लेशन को कंसीडर करके अगर जुटाना है तो मुझे 31,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डेफिनेटली सवाल ये आएगा कि मेरी इनकम जो है, मेरा एक्सपेंसेस जो है 31,000 परमिट नहीं करता है। मैं वही कहने वाली थी, आपने मेरे दिल की बात पढ़ ली कि भाई अगर मैं तो कहाँ बोल रही थी कि किसी ने अगर नौकरी शुरू की तो शायद 5,000 से शुरुआत करना चाहेंगे। आप कह रहे हो कि अगर आपके पास 25 साल है तो आपको, और रियल करोड़पति मतलब वो कितना अमाउंट, कितना 25 साल के बाद उनको जरूरत होगा जो कि 1 करोड़ के बराबर होगा? 25 साल में 4.29 करोड़। ओके, 4.29 करोड़ चाहिए इन्फ्लेशन। और मेरे पास 25 साल का टाइम फ्रेम है, पर मेरे पास 31,000 नहीं है। स्टेप अप, यानी एक ऐसा म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा टूल है जहां पे आप एसआईपी ने आपने शुरू की, आप डेफिनेटली आपका
ओवरऑल कैश फ्लो, इनकम, एक्सपेंसेस, सारा कैलकुलेशन देखकर परमिट करता होगा 5,000 रुपया। पर आप ऐसा सोचिए कि मैं 5,000 अभी से शुरू कर रहा हूँ, बट आई विल बी डिसिप्लिन ओवर द ईयर्स, यानी मैं हमेशा हर साल 10 to 15% का स्टेप अप करूंगा, यानी मैं 2 से 3,000 5,000 रुपया बढ़ाता रहूंगा जैसे जैसे मेरा कैश फ्लो परमिट करता है। क्योंकि क्या होता है प्रियंका, मेरी इनकम बढ़ती है, कहीं ना कहीं 10% 15% से मेरी इनकम बढ़ती है। बिहेवियरल फाइनेंस क्या कहता है, लोग एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं, राइट, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस करते हैं, करना कोई गुनाह नहीं है, पर साथ में इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना जरूरी है। तो अगर आपका 15% मान के चलिए एग्जांपल 15% इनकम बढ़ी है, तो कम से कम 7% से 8% आपकी इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाइए। तो जो आपके गोल्स है वो 5 से 7 साल कम होते जाएंगे जो आपको अचीव करना है। अगर आप स्टेप अप करेंगे ना, प्रैक्टिकली मैंने मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में बनते हुए देखा है प्रियंका, अगर वो स्टेप अप करते हैं 10-15%, तो जो गोल 20-25 साल में जो हासिल करना है वो जल्दी हासिल हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो स्टेप अप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कौन सी गलती करते हैं? तो लाइफस्टाइल एक्सपेंस, गलतियों को जरा बताएंगे वीरल। आपने देखा है कि लोग इस पूरे जर्नी में गलती कर लेते हैं। अच्छा, गलती पे जाऊं उससे पहले एक सवाल, आपने अभी भी ये कहा कि भाई इक्विटी म्यूचुअल फंड में करें, पर अभी तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि सारे मिक्स ऑफ सब कुछ होना चाहिए। तो मिक्स ऑफ रखूंगी तो क्या मुझे थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा, या मिक्स नहीं रखना है मुझको? बिकॉज मैं अभी तो 25 साल की हूँ, मेरे पास 25 साल का समय है। देखिए, फाइनेंशियल गोल यहाँ पे है ना, लोग साल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, या तो कोई उसके वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हमेशा बोलते हैं कि भाई आप ये साल तक रखिए, ये साल तक इन्वेस्टमेंट करिए। साथ में डायरेक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फाइनेंशियल गोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे गोल्स लॉन्ग टर्म रखना है ऐसा जरूरी नहीं है, आपको ब्रेक डाउन करना है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, राइट। शॉर्ट टर्म में आपको कितना पैसा हासिल करना है, मीडियम टर्म में कितना पैसा हासिल करना है और लॉन्ग टर्म में कितना हासिल करना है, और फिर उसके हिसाब से आपके SIPs के अमाउंट को आप डिवाइड करिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म रखना है तो डेफिनेटली इक्विटी में नहीं रखना है। शॉर्ट टर्म के लिए या तो डेट फंड आएगा या तो हाइब्रिड फंड आएगा। सिमिलरली आपका मिड टर्म है तो उसमें आप डेट फंड्स और वापस से हाइब्रिड फंड्स को देख सकते हैं। और जब आपका टाइम टेन्योर और आपका फाइनेंशियल गोल लॉन्ग टर्म का है, चाहे वो रिटायरमेंट हो या और कोई गोल हो जिसके लिए आप 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल देना चाहते हो, राइट, तो उसके लिए फिर इक्विटीज को आप शामिल कर सकते हैं। तो उसमें फिर मुझे फिक्स्ड इनकम जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड और FDs को भूल जाना चाहिए? नहीं, अगर मैं डेट की बात कर रहा हूं, मिक्स ऑफ एवरीथिंग, मिक्स ऑफ एवरीथिंग। ओके, अगर लॉन्ग टर्म है तब भी मिक्स ऑफ एवरीथिंग। लॉन्ग टर्म पोर्शन कम हो सकता है, पोर्शन कम हो सकता है, टारगेट के हिसाब से पोर्शन कम हो सकता है, एलोकेशन कम हो सकता है, बट सबका मिक्स रखना बहुत ही जरूरी है आने वाले 10-15 सालों में। आने वाले 10 साल 2026 में हम बैठे हैं और मैं बात कर रही हूँ 2036 की। आने वाले 10 साल में सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर वीरल आपको क्या लग रहा है? देखिए, वेल्थ क्रिएटर जैसे मैंने कहा कि मिक्स ऑफ ऑल, कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास कोई पर्टिकुलर ईयर में आपको अच्छा रिटर्न्स देगा, कोई पर्टिकुलर ईयर में आपको डिसअपॉइंट भी करेगा। जैसे आप गोल्ड की बात करें प्रियंका, तो गोल्ड ने 25 में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया, बट आप जब 10 साल की एवरेज निकालेंगे ना तो आपको रिटर्न्स नहीं के बराबर दिखेंगे, कई बार नेगेटिव रिटर्न्स भी दिखेंगे, कई बार आपको ऐसा भी मालूम पड़ेगा कि 6 से 7% रिटर्न्स दिया है, राइट। हम हमेशा कहते हैं गोल्ड को कि इन्फ्लेशन के सामने हेज करने के लिए आपको गोल्ड का इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए, पर जब 25 में पता चला कि मुझे 50% रिटर्न आ सकता है, 100% रिटर्न आ सकता है, तो वो जब सब थियरी है ना सब भूल जाते हैं। पर आप जब लॉन्ग टर्म की एवरेज निकालते हैं ना, तो इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं देता है। तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर एसेट क्लास पे मैं बैट नहीं कर रहा हूं, अभी भी मैं वही बातों को दोहराऊंगा कि मिक्स ऑफ एवरीथिंग रखिए, जिससे क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर साल में अगर इक्विटी ने रिटर्न्स नहीं दिया तो वहां पे शायद से आपको गोल्ड ने रिटर्न्स दिया हो, शायद से आपके रियल एस्टेट ने भी रिटर्न्स दिया हो, शायद से आपके फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स ने भी रिटर्न्स दिए हो, क्योंकि मार्केट इवॉल्व होगा, इकोनॉमी इवॉल्व होगी, बहुत सारी चीज़ें और भी आने वाली है जो हमको पता नहीं है। तो उससे क्या है, थोड़ा सा सेफ बेट खेलना है। आपको नींद आनी चाहिए, अगर जब आप सोने जाते हो तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरा सारा पैसा इक्विटी में है, कल उठ के कल ट्रंप ने या और किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा। अगर मैंने सारी जगह पे थोड़ा थोड़ा पैसा डाला होगा, राइट, तो मुझे शांति से मैं सो सकता हूँ। यानी मिक्स वेजिटेबल, उसमें हो सकता है कुछ सब्जी आपको पसंद भी नहीं है तो पर आपको होना चाहिए वो आपके पास। मिक्स वेजिटेबल वाला पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका। एब्सोल्युटली। ओके फाइन। सो वीरल, थैंक यू सो मच, बहुत कुछ सीखने को मिला। अक्सर वीरल और मैं जूम से जोड़ के शो करते हैं। आई थिंक ये हमारा पहला
फेस टू फेस शो था और वाकई में मजा आ गया। मिक्स वेजिटेबल पोर्टफोलियो रखिए भाई, और ध्यान रखिए कि एफडी जैसा इन्वेस्टमेंट जो है शॉर्ट टर्म में भले ही आपको दिखेगा कि वो इक्विटी को मात दे रहा है, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कहीं पे पैसे पार्क करना है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी विरल जैसे एक्सपर्ट इक्विटी पर दाम लगा रहे हैं, लेकिन केवल इक्विटी नहीं, मिक्स वेजिटेबल वाला पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका। थैंक यू सो मच ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा में जुड़ने के लिए। देखते रहिए मनी 9। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, वो कौन सा बार है जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।